नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खुशखबरी बड़ी वीडियो है, क्योंकि कोरोना क्राइसिस के चलते जो हमारी ज्वाइनिंग का प्रोसेस एएलपी टेक्नीशियन का रुक चुका था, वो फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आज आपको एक ज्वाइनिंग लेटर लेकर के आया हूँ। एक साथी ने मेरे पास सेंड किया है, तो उसकी पूरी डिटेल काफ़ी दिनों के बाद मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा उसकी, क्योंकि पहले की जितनी वीडियो है उनको काफ़ी टाइम हो चुका है। और ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियो देख लेना। लेकिन इसके अंदर मैं पूरा जो ज्वाइनिंग लेटर का फ्रंट पेज है वो पूरा आपको पढ़ करके बताऊंगा, और इसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट आए हैं वो बताऊंगा। कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बताऊँगा। अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप वीडियो में काफ़ी सारे जो रेलवे प्लेलिस्ट है उसके अंदर काफ़ी सारे बने हुए हैं, तो वो आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद उनको आप देख लेना। उसमें बहुत सारे जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट है, आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, इस तरह के लिंक आपको वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी कोई अपडेट हो वो आपसे मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, ये है आपका ज्वाइनिंग लेटर। ये आपका उत्तर पश्चिम रेलवे NWR नॉर्थ वेस्ट रेलवे RRB अजमेर से ये साथी का मुख्य प्रबंधक कार्यालय अजमेर, यहाँ से ये जो 11/6 की डेट के अंदर ज्वाइनिंग लेटर डिस्पैच हुआ है और उन्होंने मेरे पास सेंड किया है। उन्होंने अपना नाम जो है हाइड करने के लिए बोला है। राजस्थान, शायद भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है उनकी, और थोड़ा ब्लर सा है। ये आपको विषय क्या है, सीधी भर्ती टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर कारखाना में पे मैट्रिक्स 19,900 से लेकर 63,200 लेवल पे में नियुक्ति, यांत्रिक विभाग मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। आपको सूचित किया जाता है कि रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर द्वारा किए गए चयन एवं सिफारिश पर आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 में प्रशिक्षु यांत्रिक पे मैट्रिक्स 19,900 से 63,200 लेवल 2 के रूप में नियुक्त प्रस्ताव भेजा जा रहा है। केंद्रीय है शायद। कारखाना में प्रशिक्षण अवधि 6 मंथ की आपकी होती है, पता ही आपको, के दौरान नियमानुसार वजीफा लेवल 2 के प्रतिमाह तथा नियमानुसार यहाँ कुछ जो दिया है, यानी कि आपको जो बेसिक आपका रहेगा जितना भी, और प्लस में जो आपका DNS अलाउंस जो महंगाई भत्ता रहता है वो आपको मिलेगा। आगे क्या क्या इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ब्लर है काफ़ी। यहाँ पे कुछ दिनांक पश्चात यहाँ 30/6/2020 को विषयांगत पद पर कार्य करने के लिए लिखित सहमति प्रस्तुत करनी होगी के लिए लोको कारखाना के कार्यालय में 11 बजे, यानी कि 30 जून 2020 को आपको 11 बजे पहुँचना होगा। लिखित में जो भी डॉक्यूमेंट आए उसके अंदर आपको प्रस्तुत करने होंगे उपस्थिति को, अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि आप इस पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं है। अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो, और आपकी जो उम्मीदवारी है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि रद्द कर दिया जाएगा। 2 नंबर पर दिया है, आपको प्रशिक्षु यांत्रिक पद के लिए प्रचलित सभी नियम व निर्देश की पालना करनी होगी। जो भी आपके रूल्स एंड प्रोसीजर्स चल रहे हैं, जो भी आपके, उनको फॉलो करना होगा। एवं प्रशिक्षु के संबंध में यहाँ पे कुछ लिखा है, भारत सरकार, राजस्थान सरकार का 500 रुपये का जो स्टाम्प पेपर है, वो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे 500 रुपये मूल्य का आपको निर्धारित रूप में करार करा करके यहाँ पे ये अनुसार 2 प्रतियों में करार अपने पिता अथवा संरक्षक द्वारा द्वितीय पार्टी के रूप में, जो आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे जो बनाना होता है ना, वो आप जरूर से बनवा करके ले जाना। ये 500 रुपये में राजस्थान गवर्नमेंट का यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद में है, आपको प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करने पर मुख्य कारखाना प्रबंधक अजमेर के सीमा क्षेत्र में आने वाले सभी कारखाने में नियुक्ति दी जा सकेगी। जो भी उसके अंडर में आते हैं वहाँ पे आपको नियुक्त किया जा सकता है, जैसे आपका प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होती है 6 मंथ की। उसके बाद है, आपको भारत सरकार की ओर से संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा की शपथ लेनी होगी। आपको शपथ भी लेनी पड़ती है। उसके बाद में 5 नंबर पर दिया है, आपको इस आशय की घोषणा करनी होगी कि आप कि एक से अधिक जीवित पत्नी नहीं है और सरकार अनुमति के बिना जीवित रहते दूसरा विवाह नहीं करेंगे। आप अगर मैरिड हैं और आपने बता रखा है कि मैं मैरिड हूं, तो आपकी अगर वाइफ जिंदा है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट को बताए बिना दूसरा विवाह भी आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। 6 नंबर पे है, यदि आपको प्रशिक्षण पश्चात रेल सेवा में रखा जाता है तो रेल मंत्रालय द्वारा बनाए गए पेंशन नियम
जो आपका पेंशन नियम 2000 संशोधन अधिनियम जो हमारा 2003 में आया था, जो कि 1 जनवरी 2004 से लागू हुआ था, जिसको एनपीएस बोलते हैं, न्यू पेंशन स्कीम, उसके तहत आपको अगर गवर्नमेंट आप इंडियन रेलवे में जाते हो और उसके बाद जब आप रिटायरमेंट लेते हो तो उसके हिसाब से आपको पेंशन जो है यहाँ पे दी जाएगी। ये इस तरह से बताया जा रहा है। 7 नंबर पे दिया है आपको नियुक्ति इस शर्त पर आपकी नियुक्ति इस शर्त पर है कि यदि आपको यह घोषणा पत्र देना होगा कि रेलवे सेवा में जुड़ने के समय कहीं सेवारत नहीं है, यानी कि आप किसी अदर जॉब में नहीं हैं, और अगर आप वहाँ से हैं तो फिर नीचे आपको दिया है तो आपको नियोक्ता से एक स्वीकृति प्रमाण पत्र लाना होगा कि उस कार्य मुक्त कर दिया है, यानी कि आपको वहाँ से जो आपका रिज़ाइन सर्टिफिकेट है उस तरह से, या फिर एनओसी नो ऑब्जेक्शन जो सर्टिफिकेट होता है वहाँ से वो आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। अगर आप किसी अदर जॉब के अंदर पहले से हैं, गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो वहाँ से आपको कार्यमुक्त होकर के आना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ एंट्री मिलेगी। और आप ये ज़रूर से काम कर लेना, इसमें मत रहना कि मैं बाद में दे दूँगा, तो वहाँ आपको दिक्कत आ सकती है। हालाँकि वो आपको टाइम दे देंगे कि आप पहले एनओसी लेकर के आओ। जैसे ही आप ज्वाइनिंग पे जाते हो और आप एनओसी लेके नहीं जाते हो तो आपको 15-20 दिन का टाइम दे दिया जाता है, कोऑपरेटिव स्टाफ होता है। और मैं कहता हूं कि आप पहले इसको एनओसी करवा ही लीजिए, जब आपको पता ही है कि आपका आ ही चुका है तो करवा लीजिए। 8 नंबर पे दिया है अनुशासनहीनता, आचरण, व्यवहार आदि एवं प्रशिक्षण केंद्र में आपकी कमज़ोर प्रगति प्रदर्शन पर आपको प्रशिक्षण केंद्र से निकाला जा सकता है। अगर आप वहाँ पे सही बिहेव नहीं करते हो, इनडिसिप्लिन में रहते हो, या फिर आप कमज़ोरी का मतलब यहाँ पे या तो मेंटली होगा या फिजिकली कुछ कह रहे होंगे, उसके हिसाब से आपको बाहर निकाला जा सकता है। 9 नंबर पे अभ्यर्थी को प्रशिक्षण उपरांत उपरोक्त पद पर नियुक्ति किया जाएगा। जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो जो आपको पद दिया गया है, यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आपको पद दिया गया, तो उस पर आपको नियुक्त किया जाएगा। अभी आप एज ए अप्रेंटिस जाओगे वहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड में, आप एज ए ट्रेनिंग जाओगे तो 6 मंथ की ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग बोला जाएगा वहाँ पे, ट्रेनिंग, ठीक है, किया जाएगा। को आवश्यक पड़ने पर प्रादेशिक रेलवे इंजीनियरिंग इकाई में 7 वर्ष के लिए और प्रादेशिक सेवा आरक्षी में 8 वर्ष के लिए, ये सभी के अंदर लिखा होता है। ऐसा ज़रूरत पड़ने पर जो भारत सरकार है, इंडियन रेलवे है, वो आपसे पहले लिखवा लेती है। ऐसा करने पर आपको इनके साथ ये करना पड़ सकता है। 10 नंबर पे दिया है आपको अपने पिछले शैक्षणिक संस्थानों के प्राचार्य / प्रधानाचार्य द्वारा जारी परिचय चरित्र प्रमाण पत्र भी, जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, एवं 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा अलग से जारी चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया हुआ साथ लेकर आना है। आपको अपने जो पीछे जहाँ से आपने भी या +2 किया है, या आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, आईटीआई किया है, उस आपके संस्थान से, प्राचार्य से, उनके वहाँ से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र लाना है, और 2 आपको राजपत्रित अधिकारी द्वारा अलग से जारी करके लाने हैं। 2 या तो आप अलग अलग राजपत्रित, यहाँ अलग अलग नहीं लिखा है तो आप एक ही राजपत्रित अधिकारी से 2 करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अगर आपको 2 राजपत्रित अधिकारी मिलते हैं तो दोनों से अलग अलग करेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि टोटल मिलाकर के 3 हो गए, जिस प्रकार इसमें लिखा गया है। उसके बाद 11 नंबर पे यहाँ पे लिखा गया है, 11 नंबर पे आप अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी स्वयं सत्यापित प्रतियां अपने साथ अवश्य रूप से लाएं। यानी कि अगर आप SC हैं, ST हैं या OBC हैं तो उनकी आपके पास जो सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो परफॉर्म आता है वो बना हुआ है, तो आप ज़रूर से लेकर के आएँ। अगर आपने रेलवे फॉर्मेट के अंदर तैयार करवाया है SC ST का, तो आपको पता ही है कि वो वैलिड होता है, उसकी वैलिडिटी बहुत लंबी चौड़ी होती है। लेकिन जो OBC का होता है उसकी वैलिडिटी कहीं कहीं तो 6 मंथ की रहती है, और कहीं कहीं OBC की कहीं कहीं 1 साल की वैलिडिटी रहती है। तो आप ये इंश्योर कर लेना कि पहले से ही कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो विदिन 1 ईयर हो। कुछ एक कैंडिडेट का मैसेज आता है, साथ ही मैसेज करते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, जो आपका 2019 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उस टाइम में हमने एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया था रेलवे फॉर्मेट में, क्या वो अब चल जाएगा? तो आपका उस टाइम को DV को बहुत टाइम हो चुका है, अब अप्रॉक्सीमेट 1 ईयर तो हो गया है, तो अभी वो वैलिड नहीं होगा। आप या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट आ रहा है उसको बनवा लीजिए, या फिर जो रेलवे उसके साथ में भेज रहा है तो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट वाले फॉर्मेट को ले जाइए और रेलवे वाले फॉर्मेट को जो साथ में भेज रहा है उसको ले जाइए। तो आपका 2 से 3 दिन में, मैक्सिमम 2 से 3 दिन लगेंगे नहीं इतना टाइम, तो आपका बहुत जल्दी से तैयार होगा। वहाँ पे आपके जो भी अथॉरिटी इशू करते हैं, जैसे तहसीलदार होते हैं वो इशू करते हैं, तो वो आपको उसको फॉर्मेट को देख करके इशू कर देंगे, अगर आप पहले बना हुआ ले जा रहे हैं तो अपना।
उसके बाद आता है 12 नंबर पे, आपको पत्र के साथ संलग्न साक्ष्यांकन प्रपत्र की 3 प्रतियां भी भेजी जा रही है। जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है ना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप उसको भर लेना। बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया, काफ़ी टाइम पहले वीडियो बनाई थी, शायद 5000 प्लस उसमें व्यूज़ है, 5000 प्लस उसमें व्यूज़ है, आप देख लेना उसको। तो वो देख लेना जिन्हें भरकर आपको साथ लाना है। आप अटेस्टेशन फॉर्म आपको यहाँ पे 3 इन्होंने भेजे हैं, लेकिन आपकी 2-3 फोटोकॉपी इसकी करवा लेना। इसको भरने में गलती हो जाती है। गलती ये नहीं कि आपको आता नहीं, गलती ये हो जाती है कि हम थोड़ा हेडक में आ जाते हैं कि क्या होगा कैसे होगा, तो उसके चलते आपकी गलती हो जाती है। भरना बहुत ही आसान है, नॉर्मल चीज़ें हैं, आपकी लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें पूछी गई है। जो है वो आप सच सच बता देना, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। 2-3 कॉपी एक्स्ट्रा निकलवा लेना, पहले उन कॉपीज़ को भरना, उसके अंदर एक डेमो तैयार कर लेना, एक बढ़िया से कॉपी जो आपकी बन जाती है उसकी कॉपी मार के, और जो ये 3 साथ में हैं इन तीनों को भर करके और ले जाना। एक ब्लैंक कॉपी फिर से भी अपने पास ज़रूर रखना, ताकि इन अगर कोई गलती आती है तो फिर से आप उसको करेक्शन करके फ़ोटोकॉपी करवा के सही कर सको। और वीडियो को देख लेना, लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के एंड के बाद में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आपको बहुत अच्छे से उसमें मैंने समझाया है। 13 नंबर पे फिर भी कोई समझ ना आए तो आप मैसेज कर लेना, मैं बता दूंगा। आप अपना स्वयं का बैंक खाता, अपना जो अकाउंट नंबर है एवं बैंक का नाम, जो भी आपका बैंक का नाम है, जैसे PNB है, जैसे SBI, जैसे इलाहाबाद बैंक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्थान कहाँ पे वो आपका बैंक है, बैंक की पासबुक की छाया, उसकी फ़ोटोकॉपी के विवरण नियुक्त से पूर्व इस कार्यालय में देवें। आपकी नियुक्ति से पहले जब भी आप पहुंचते हो तो वहाँ पे ये आप जैसे ही आप पहुंचोगे तो वहाँ पे आप ये डॉक्यूमेंट साथ ले जाना, वहाँ से आपके मांग लेंगे तो आप उनको दे देना। फिर यहाँ पे आप अपनी स्वयं की सत्यापित सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और पैन कार्ड की प्रति व परिवार सदस्यों के आधार प्रति नियुक्ति से पूर्व इस कार्यालय में देवें। आप पहले तो इनकी सभी की फ़ोटोकॉपी करवा लेना। मैं कहूँगा कि आप पैन कार्ड, आपके बैंक की जो पासबुक है और जो आपका आधार कार्ड है, इनकी आप कम से कम 7-7 8-8 फ़ोटोकॉपी करवा लेना। ये बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है, पहले भी कई वीडियो मैंने बताया है, तो ये करवा लेना। कहीं कहीं ना भी रहती हो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरे को मिली है जानकारी उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। और उसके बाद आप इसकी जो भी आपके घर वालों के मंगवाए हैं आधार कार्ड, उनको आप ओरिजिनल भी अपने साथ ले जाना। अगर बाई चांस मांग लिए जाते हैं तो आप दिखा देना। फिर जब भी आप ज्वाइनिंग लेकर के घर आओ तो वापस उनको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को छोड़ देना और उनका एक फ़ोटोकॉपी का सेट तैयार करके अपने पास रखना। जब भी कोई ज़रूरत होगी तो आप उनको दिखाने में सक्षम हो जाओगे और दिखा सकोगे हैंड टू हैंड। उसके बाद यहाँ पे संलग्न यथोक्त जो भी संलग्न किया, जैसे साक्ष्यांकन फॉर्म किया है, जैसे कुछ और किया होगा, या तो ये OBC BC वाला ये किया होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर आपकी फ़ोटोज़ नहीं मांगी गई हैं, इसमें आपकी जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ होती है वो नहीं मांगी गई है। तो मैं आपको पहले से एडवाइस करूँगा कि आप कम से कम तो 15 से 20 अपनी 10 से 15 या 15 से 20 मैं कहूँगा 15 से 20 फ़ोटोज़ ज़रूर लेकर के जाइएगा। लेटेस्ट की खिंचवा लो या पुरानी अगर आपके पास विदिन 6 मंथ या 3 मंथ्स की पड़ी है तो वो भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके फेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुका है तो आप लेटेस्ट फ़ोटो लगाइए, ठीक है। तो ये फ़ोटोज़ आप ले जाइए। और कोई अगर इसमें आपको डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ लेना। और यहाँ पे ये आपका दिया गया है कृत्य मुख्य कारखाना जो प्रबंधक है 11/6/2020 की डेट के अंदर, यानी 11 जून की डेट में। तो दोस्तों ये थी बड़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपका ज़रूर से रिप्लाई दूंगा। अगर किसी और साथी का आता है तो ज्वाइनिंग लेटर वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये आपका NWR नॉर्थ वेस्ट रेलवे RRB अजमेर से, RRB अजमेर, और 30 जून को इस साथी की ज्वाइनिंग है, 30 जून को ज्वाइनिंग है इनकी। बेस्ट ऑफ लक इस दोस्त को। और जैसे किसी और साथी की ज्वाइनिंग आती है, ज्वाइनिंग लेटर आता है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।